करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल पे। आप सभी को पता है कि एपकैट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द आप सभी के सामने होने वाला है। उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि जो एपकैट का एग्ज़ाम है वो 22-23 फरवरी को होगा। अगर अभी से आप देख लोगे तो अगर आपके पास मात्र 8 से 9 दिन का टाइम है दोस्तों, ठीक है। 8 से 9 दिन, क्योंकि लास्ट का आपको एक दिन छोड़ना ही होगा ट्रैवलिंग के लिए वगैरह के लिए। अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ें जो है आप लॉन्ग चीज़ें आप कर नहीं सकते हो। शॉर्ट टाइम में अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मैं कुछ चीज़ें टिप्स दे रहा हूँ, आप उसे कैसे फॉलो करोगे। मैं ये देने के लिए मेरे पास ये राइट्स है या नहीं, उसके बारे में मैं बता दूँ दोस्तों आप सभी के लिए, सभी को, कि मैंने 4 बार एफकेट क्वालिफाई किया। आप देख सकते हो कि इस प्रकार का जो मेल है एफकेट क्वालिफाई करने के बाद ही आती है। देख सकते हो मैंने पिछला एफकेट भी क्वालिफाई किया था 13 सितंबर को मेरा आया था एफएसबी का जो डेट सिलेक्शन का। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च का है, उसके बाद देख सकते हो ये भी मार्च का है, उसके बाद ये भी था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ चीज़ें टिप्स दे दूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, कट ऑफ क्या रही थी एपकट के बारे में। तो एपकट की कट ऑफ आप देख सकते हो दोस्तों कि 2024 की 139 थी, एपकट 1 की 137 थी, एपकट 2 की 23 की 151, इधर 150। देखिएगा आप, एक कॉमन चीज़ें जो है, इधर 150 से एवरेज था, ठीक है, 155 के करीब में था। अचानक यहाँ पे ड्रॉप हुआ। ड्रॉप होने की क्या रीज़न थी? क्योंकि जो फॉर्म का फी है वो हाइक हो गया है दोस्तों, जिसके कारण से जो एसएससी के लोग थे, पहले एसएससी के लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करते थे, बट अब वो फिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म फी हाइक होने के कारण, ठीक है। चलिए, जिसके कारण क्या हुआ, कंपटीशन कम गया क्योंकि एसएससी वाले लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करते थे। अब कटअप देख रहे हो, देखो दोस्तों 139 है। अगर आप यहाँ से एवरेज कटअप निकालोगे तो मैं 165 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 165 है यहाँ पे। अब मैं ये स्कोर नहीं बनाऊंगा कि मैं 8 दिन में आप 200 स्कोर कर जाओ, 300 स्कोर कर जाओ। ये चीज़ बोलना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि अगर अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो मैं दोनों स्टूडेंट के लिए वो चीज़ें बताऊंगा। अगर जिन लोगों का प्रिपरेशन हो रहा है, अगर वो लास्ट में है तो वो कैसे अपने आप को उधार दे के 200 प्लस कर जाए स्कोर। सेकंड, वो स्टूडेंट जो लोग अभी तक बस नॉर्मल पढ़ाई किए हैं वो कैसे करके कटअप क्वालिफाई कर जाए। अगर 165 के बारे में बात करें, अगर इतना क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, तो अगर मैंने एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता दोस्तों, आप सभी को पता है, तो 55 क्वेश्चंस आपको मिनिमम सही करने होंगे, ठीक है। अब 55 क्वेश्चंस कैसे लाओगे आप, कैसे क्या करोगे, उसके बारे में मैं बता दूँ। 55 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कैसे क्या करना होगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ सिलेबस क्या थी इस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस रहते हैं वो क्या रहती है उसके बारे में दिखा दूँ आप सभी को, कि जो आपके 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। सबसे पहले इंग्लिश आएगा 30 क्वेश्चंस के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आएंगे आपके 25 क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 20 क्वेश्चंस। रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपके 25 क्वेश्चंस। अब देखिए, अब आपको जो जो लोग के प्रिपरेशन अभी नॉर्मल है, एकदम एकदम लो ग्रेड पे है बोल सकते हो, अगर उनको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। मैंने 165 हाईएस्ट दिखाया, कटअप उतनी नहीं जाएगी, मैं पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट एवरेज मान लो कि 165 तो नहीं जा रहा, इसलिए मैंने 55 क्वेश्चंस मैंने लेके बताया, ठीक है। बट मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि 165 ला के मेरिट इन कर जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आएगा, बट आपको पहले भी एग्जाम क्वालिफाई के लिए बारे में सोचना है। आपको 55 क्वेश्चन लेके आना। देखिए, जो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन में अगर सिर्फ आप टॉपिक एक और देख लेते हो, ये देख लेते हो, तो आप 25 क्वेश्चन में ईजिली 22 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। 22 से मतलब 20 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन आप कर लोगे। रीजनिंग में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब बात रह गया यहाँ पे मैथ में, ठीक है। अभी आप लोगों के पास कितने दिन है? 8 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। 8 दिन बचे हुए हैं, 8-9 दिन। अब डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ लो, टाइम एंड वर्क पढ़ लो, ठीक है, परसेंटेज पढ़ लो, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, और एक सिंपल एंड इंटरेस्ट पढ़ लो। कितना हो गया? 1 2 3 4 पर डे आपको कम से कम एक चैप्टर तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएगा, कि ऐसा नहीं है कि सीजीएल का से हाई मेंस लेवल का आ रहा है, आसान आसान क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, और आप एरियन पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो पढ़ लो। 8 दिन में अगर आठ चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप मिनिमम 20 क्वेश्चन में से आप, अब बाकी जो डेसिमल फ्रैक्शन से वगैरह रहता है, नंबर सिस्टम से रहता है, आप मिनिमम जो क्वेश्चन है वो 10 कर ही लोगे, ठीक है। आपके कितने हो गए क्वेश्चंस? मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। 20 क्वेश्चन ही मानते हैं रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद आपके 10 क्वेश्चंस हो गए किसमें?
मैथ में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ कि जनरल अवेयरनेस के बारे में, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के बारे में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि आप अगर आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं किया हुआ तो आप ऐसा नहीं है कि एकदम 25 में से अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे 10 या 12 कर जाओगे। मैं जो रियलिटी है, रियलिटी में मैं बात करूँगा। मैंने खुद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो मुझे इस एग्ज़ाम्स के नेचर्स के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से पता है, ठीक है। आप देख सकते हो मैं बहुत दिन से तैयारी कर रहा था इस एग्ज़ाम्स को लेके। मैं पहले फेल भी हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम ये कैसे करवट बदलती है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो पॉइंट आपको करना है वो कुछ चीज़ें आप नोटिस करके याद कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना। जिसमें से हो गया आपको स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स वगैरह है, ठीक है, उसको आपको देख लेना है दोस्तों, ठीक है। लेटेस्ट करंट अफेयर वगैरह देख लेना है और स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी जो वगैरह है वो देख लेना है। तो आपको एक दिन क्या करना है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ पहले, ठीक है, मैं सारा कुछ साफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए मैं क्या बताने वाला था, सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, आप सभी के सामने इधर लिख दे रहा हूँ। 20 क्वेश्चन रीजनिंग की थी और 10 क्वेश्चंस मैथ की थी, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो आपको ध्यान में रखना है। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, ये भी आपको 30 to 35 मिनट्स अगर आप दोगे तो आप कवर कर लोगे। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को किसी भी प्रकार से मेरे से हेल्प चाहिए होगा किसी भी सब्जेक्ट में, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर इसका सोल्यूशन आप सभी को दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं हो सकता हो तो मैं जनरल अवेयरनेस का क्लासेस PDF के फॉर्मेट में या फिर क्लासेस दे दूंगा, अगर अच्छे लोग व्यूज़ आते हैं तो। अगर कोई एक लड़का भी मेरे से पढ़ के या मेरे से गाइडेंस में पढ़ाई क्या बोलूँ, अगर गाइड करके अगर उनका सिलेक्शन होता तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं शुरू में बहुत बार फेल हुआ दोस्तों इस एग्ज़ाम्स को लेके, तो मुझे पता है इस एग्ज़ाम्स की बारीकियाँ, ठीक है। चलिए तो बता दूं कि सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी वगैरह पढ़ लेना है, साथ ही साथ में स्पोर्ट्स इस बार का कहाँ पे हुआ था, नेक्स्ट जो है स्पोर्ट्स वो कहाँ पे होने वाला है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना। आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, आर्ट एंड कल्चर्स में वैसे कुछ चीज़ें जाती हैं कि ये जो है म्यूजिशियन है तो ये कौन सा यंत्र को बजाते थे, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, वो सब रिलेटेड आपको आएगा, ठीक है। उसके बारे में मैं इसमें आपको श्योरिटी नहीं बोल दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप पकड़ नहीं पाओगे दोस्तों, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं जो चीज़ें कर सकते हो वही करो। अगर आप स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजी पढ़ लो, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देख लेना है, एक बार काल कर्म देख लेना है, ठीक है, कब कहाँ पे क्या हुआ था वो देख लेना है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी में आपको सिर्फ हिमालयन का जो है वो क्या बोलते हैं आपको माउंटेन्स वगैरह वो देखना है, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। बाकी आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी छोड़ दो। इंडियन पॉलिटिकल में अगर आपको कुछ आर्टिकल्स है, खासकर FD फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी FR और FD, ये पहले लिखा गया था, ठीक है, FR एंड FD हो गया। उसके बाद बेसिक साइंस बेस्ड नॉलेज, देखिए आप अभी साइंस लेके बैठोगे तो आप नहीं कवर कर पाओगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आप जो है वो डिजीज़ के बारे में पढ़ ले, ठीक है, डिजीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह पढ़ ले, बस ये 2 चीज़ आप कर ले। बाकी आप इतने कम समय में इतना ही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर करंट अफेयर्स देख लो, तो अगर आप करंट अफेयर्स अभी 8 दिन है दोस्तों, आप सभी के पास 8 डेज आप लोग के पास है। आप हर मंथ का उठाओ करंट अफेयर, कई PDF फॉर्म में अगर मंथली मिल रहा है, जिसमें से अगर 100-150 क्वेश्चन हों अगर एक मंथ का, तो आप 8 दिन के अंदर कम से कम मिनिमम पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लो, जिसमें से डिफेंस का जो करंट अफेयर है, डिफेंस एक्सरसाइजेज है, वो सब पढ़ लो। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप इतने क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन आप कर लोगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन इसका भी कर दूँ, ठीक है, 7 क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं एक चीज़ अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसकी क्लासेस ले लूँगा, ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस के बारे में, ठीक है। तो आपके 7 क्वेश्चंस हो गए GA के, ठीक है, कितने हो गए, 37 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में जो ईडियम्स है, साथ ही साथ में आपके एंटो है, साइनो है, उसके बारे में मैंने एक पैटर्न खोज निकाला था। ये आपके CPO CGL से रिलेटेड आते हैं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनसे ये नहीं होगा, तो आप इसको स्किप करना ही भला है, क्योंकि 8 दिन में मैं ये नहीं बोलूँगा आप पूरा पढ़ लो, ठीक है।
आप 30 to 35 मिनट अगर निकाल के कुछ कुछ देख सकते हो तो देख लो, ठीक है। उसको आप हटा दो। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह हटा देना। आपको क्या फोकस करना है, कंप्रीहेंसिव पार्ट पे। कंप्रीहेंसिव पार्ट पे आपको फोकस करना है, एनालॉजी वगैरह पे आपको फोकस करना है, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ एरर में आपको ध्यान लगा के रखना है। अगर आप वैसे करते हो तो आपके 30 क्वेश्चंस में आप अगर आप ध्यान लगा के देखते हो, क्योंकि अगर आप इसको साइड कर देते हो एंटो साइनो को, तो आप लगभग जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो आप अगर आप 18 से 20 क्वेश्चन, 18 तक क्वेश्चन कर लोगे, 18 से 20 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया 18 क्वेश्चन क्या, इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। आपको क्या छोड़ना है, एंटो साइनो को सिर्फ ध्यान से देखते जाना है। सीजीएल और सीपीओ को आप सिलेबस ढंग से डेली देखते जाओ। 2024 का देख लो, 23 का देख लो, 24 का छोड़ देना, 24 का मत करना, मैं एक चीज़ बता दूँ। 23 से पहले का देखना, ठीक है। 15 के बाद और 23 से पहले बाद का देखना। आप एक बार अगर आप लोगों के पास ब्लैक बुक का पीडीएफ होगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आप लोग के पास नहीं है तो कमेंट करना, मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 20 क्वेश्चन रीजनिंग का कर लोगे आप, 10 क्वेश्चन आप मैथ में कर लोगे जैसे मैंने बताया, 7 क्वेश्चन आप जीएस में कर लोगे, ठीक है। अब 15 से 18 क्वेश्चन आप इंग्लिश में कर लोगे। अगर आप जोड़ोगे तो 55 क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी तक सिर्फ जनरली क्या बोलते हैं उसको छू रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, बस छू के निकल रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ ऐसा हो जाएगा। लास्ट में आप ये सोचोगे मैं 200 स्क्वायर कर जाऊंगा बिना पढ़े लिखे, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बट मैं इतना गारंटी देता हूँ कि अगर आप इतना करते हो तो आपका 165 से ऊपर ही स्कोर जाएगा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें कर दी है। अब अगर आप इसको ध्यान से करते हो तो आपका जो है वो एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। तो इसी के साथ मैं आप सभी के साथ विदा लेता हूँ। आपको जैसी भी कुछ प्रॉब्लम होगी आप हमारे से शेयर करोगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।